नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब खबर क्या बताया जाए, जब देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मंत्री के घर में बैठकर 20 सांसद तब तोड़ लिए जाएं जब उस दल का मुखिया दिल्ली में बैठकर देश बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक होने की मीटिंग में बैठा हो। इसका तो अब कोई किसी के पास जवाब बचा नहीं। भाई, नीट की परीक्षा पर सरकार चर्चा नहीं करती, महंगाई पर चर्चा नहीं करती, मणिपुर पर चर्चा नहीं करती, महंगे तेल पर चर्चा नहीं करती, महंगे पेट्रोल पर चर्चा नहीं करती, गिरते रुपया पर चर्चा नहीं करती, अर्थव्यवस्था पर चर्चा नहीं करती। चर्चा करती है वो हिंदू और मुसलमान पर, चर्चा करती है राहुल गांधी का टैलेंट खराब करने के लिए चर्चा होती है, दिन और रात मीडिया पर होती है बहस। चर्चा होती है चुनाव जीता कैसे जाए, चर्चा होती है जब चुनाव जीत जाए तो उस दल से जिसको हराया है उसका सत्यानाश कैसे करें, इन पर होती है। और इस देश का जनमानस चुपचाप खामोशी से सब कुछ देख रहा है। मैं एक दो चीज दिखाऊं उससे पहले राकेश सर से थोड़ा समझूं, फिर मैं दिखाऊंगा। कई चीजें हैं मेरे पास सबूत में कि वो सांसद जो टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत कर आए हैं और इन्हीं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की बदौलत संसद तक आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि देश की राज्य की अराजकता के खिलाफ हम पार्टी तोड़ना चाहते हैं। चुने कैसे गए थे? अराजकता में आपने चुनाव कैसे लड़ा? और तुलसीकृत रामायण में जो एक चौपाई लिखी है वो मेरे दिमाग में घनघनाती रहती है कि जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ममता बनर्जी ने चौधरी अधीर रंजन को हराने के लिए अहमदाबाद से इंपोर्ट किए थे एक नेताजी, वो आज सबसे पहले बैठक में नजर आए। तो भाई, आपने भी एक नेता का करियर दांव पर लगाया था। क्यों? ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी तो ये सोच बैठे थे कि बंगाल में अब कोई घुसने वाला नहीं है और ये हमारा अलग मुल्क बना लिया था। उन्होंने किसी की न सुनना, न किसी की समझना, जी चाहे उस पर लाठी चलना, सब कुछ ये। तो सर अब क्या होगा? सब कुछ तो तबाह हो गया। देखिए, टीएमसी और ममता बनर्जी के बारे में हम लोग जब से विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है तब से बात कर रहे हैं और हमने नतीजे निकलने के पहले दिन ही कह दिया था कि अब ममता बनर्जी को अपनी पार्टी बचाना भी मुश्किल पड़ेगा। डूबते हुए जहाज से जैसे चूहे कूदते हैं, ऐसे उनकी पार्टी के सांसद से लेकर पार्षद तक धीरे धीरे करके साथ छोड़ेंगे। लेकिन शिव कुमार, ये किसी को नहीं लगा था कि इतनी जल्दी, आज तो देखा जाए तो 34-35 दिन हुए हैं। चुनाव परिणाम निकले 4 जून को, 4 मई को नतीजे निकले थे। आज 8 जून 8 जून है, 9 जून मान ले, 9 जून है आज जी। तो कितने दिन हुए? 35 दिन। एक पार्टी जो 15 साल देश के बड़े राज्य में सत्ता में रही हो, जिसकी मुखिया ने कांग्रेस तोड़कर अपनी पार्टी बनाई हो, संघर्ष किया हो, जमीन पर लाठियां खाई हो, सत्ता से टकराई हो, अपने द्वारा बनाई गई पार्टी को सत्ता तक लाने का काम किया हो, अकेले 15 साल मुख्यमंत्री रही हो, और उनका पल्लू पकड़कर जो लोग सत्ता की देहरी चढ़ते चढ़ते संसद तक या विधानसभाओं तक पहुंचे हैं, वे अगर मात्र 35 दिन में साथ छोड़ दें तो पहली जिम्मेदारी तो ममता बनर्जी की है कि वे आत्ममंथन करें। दूसरी जिम्मेदारी नागरिकों की, मतदाताओं की भी है। वे भी आत्ममंथन करें कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पिछले 12 सालों से सरकारें तोड़ने, पार्टियां तोड़ने, तोड़कर सरकार बनाने, दल बदल कराने, जरूरत न हो तब भी राज्यसभा की एक सीट के लिए घोड़ों की बोली लगाने, इस सब से उन्हें फुर्सत कब मिली कि वे देश के असली मुद्दों पर बात कर पाते? इसी काम में वे पिछले 10 सालों से व्यस्त हैं। और इसलिए हम जब टीएमसी की बात कर रहे हैं तो जो घटना हुई है उसके बारे में आप आगे प्रमाण भी दिखाइए
तस्वीरों और बयानों के जरिए सबसे सबसे पहले हम एक तस्वीर दिखाएंगे। जी ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि टीएमसी के 58 विधायक और 20 सांसद टूटे। विधानसभा में टीएमसी के 80 विधायक हैं। 3 जून को 58 विधायकों ने अलग गुट बनाया। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। 8 जून को 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने की बात कही। राज्यसभा में 13 सांसद हैं। 8 जून यानी कल एक सांसद ने इस्तीफा दे दिया। 12 की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं। बिल्कुल ठीक। अब जो कुछ हुआ इसके बाद जी सर जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनका इस्तीफा बता दें। ये सांसद हैं राज्यसभा के जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इनका नाम है सुखेंदु शेखर रे। अब ये पूर्व टीएमसी राज्यसभा सांसद हो गए आज। सुखेंदु ने इस्तीफे के बाद मीडिया से कहा था कि पार्टी के कई लोग ममता मनमाने ढंग से पार्टी चला रही थी। अप्रैल में जब ये चुन के आए थे राज्यसभा सांसद तब पार्टी मन से नहीं चल रही थी। कितने दिन हुए अप्रैल को? नहीं, और राज्यसभा का चुनाव तो सर मुखिया के ऊपर डिपेंड होता है, वो किसे टिकट देगी और विधायक किसे वोट देंगे। ये तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है अगर ये बात करें। और इसी वजह से परेशान होकर हमने इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल 2029 तक था। अब सीट खाली हो चुकी है। इस पर उपचुनाव कराया जाएगा। ये दोबारा बीजेपी से चुनकर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता का नशा उनके टीएमसी के सिर पर इस कदर चढ़ गया था कि उन्हें लगने लगा था दुनिया में कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कब कह रहे हैं? जब खेल बिगड़ गया। अप्रैल में सत्ता के जी जो मंत्री जी से संपर्क में हैं, मंत्री जी के घर पे हैं जी। और अब हम इस तस्वीर की व्याख्या कर लेते हैं, फिर आएंगे शुभेंदु शेखर रे पे। ये तस्वीर है मोदी सरकार में मंत्री भूपेंद्र यादव के निवास की। जाहिर है आपने शुरू में बताया कि 8 जून यानी कल की है, जिस वक्त इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी शिरकत कर रही थी, सोनिया गांधी से गले लग रही थी, राहुल गांधी के दाएं बाएं बैठी हुई थी। टाइमिंग देखिए आप। दल बदल के लिए, ममता बनर्जी के मनोबल को तोड़ने के लिए, पार्टी को पूरी तरह तितर बितर करने के लिए वो दिन चुना गया जिस दिन ममता बनर्जी दिल्ली में ही है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी। उसी लुटियन जोन में भूपेंद्र यादव का बंगला होगा कहीं, वहां पर ये सांसद पहुंचे हुए हैं। संख्या पर हम नहीं जाते, किसी विवाद में नहीं पड़ेंगे, लेकिन 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें जोड़ देते हैं। इसमें जो नेतृत्वकर्ता दिखाई दे रही हैं, काकोली घोष दस्तीदार, उनका दावा है कि उनके साथ 15 से 20 सांसद आ रहे हैं। यद्यपि इस तस्वीर में 15-20 नहीं दिख रहे हैं, हो सकता है 12, 15, 20 सांसद उनके साथ हों। वे अपने आप को तृणमूल कांग्रेस की चीफ विप मुख्य सचेतक बता रही हैं। मजेदार बात यह है कि कीर्ति आजाद ने, जो इसी पार्टी के सांसद हैं, लोकसभा में सांसद हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके 3 दस्तावेज जारी किए हैं, चिट्ठी जारी की है। उसमें लिखा है कि 20 मई को काकोली घोष को मुख्य सचेतक के पद से हटाने की चिट्ठी जारी हो चुकी थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास बाकायदा वो चिट्ठी है। तो काकोली घोष दस्तीदार का ये दावा कि वे चीफ व्हिप हैं वैसे ही निराधार है। यद्यपि उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी जो सांसद इस बैठक में थे उनके नाम अभी जो सामने आए हैं, शताब्दी राय हैं, अरूप चक्रवर्ती हैं। मजे की बात यह है मुस्लिम सांसद भी हैं, अबू ताहिर खान, खलील उर रहमान और बाकी कई लोग हैं। आप सोचिए कि जिस बंगाल के चुनाव में मोदी और बीजेपी ने मुसलमानों को खुलकर गालियां दी, योगी आदित्यनाथ बंगाल में काबा बनाने की मुसलमानों की पहल पर धमकी दे रहे थे, अब ये मुस्लिम सांसद उस बीजेपी में जा रहे हैं जो दिन रात मुसलमानों को गाली देती। एक जिनका नाम आपने लिया, शुभेंदु शेखर रे, उनकी बात कर ले, उनका बयान आपने पढ़ा जी। ये काकोली घोष का आज का बयान है।
हम क्या 20 फरमा रहे सांसद हैं जिन्होंने स्पीकर से अलग बैठने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। हम पिछले कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल में फैली अराजकता, कुशासन और बेरोजगारी के खिलाफ है। काकोली घोष लोकसभा सांसद, अब आप बताइए। बहुत बढ़िया। इनको इनको ये जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, ये 4 मई की संध्या 7 बजे या 9 बजे करीब प्राप्त हुई कि बंगाल ये में अराजक। शुभेंदु शेखर रे का बयान है सर, जो आप चर्चा भी कर रहे थे। जी, पहले काकोली की बात कर लें, फिर इन पर भी आएंगे। बात एक ही है दोनों के बयानों में कि बंगाल में अराजकता थी, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी, ममता दीदी मनमानी कर रही थी, हिटलरशाही कर रही थी, पार्टी को पूरी तरह अपनी मर्जी से चला रही थी। बिल्कुल सही बात, क्योंकि अगर ममता बनर्जी पार्टी को अपनी मर्जी से नहीं चला रही होती तो शुभेंदु शेखर राय को राज्यसभा का टिकट कैसे मिलता है? कोई रायशुमारी हुई थी, जनता ने मांग की थी, विधायकों ने मांग की थी कि शुभेंदु शेखर राय को राज्यसभा में भेजा जाए। ये ममता बनर्जी की मनमानी ही तो थी कि उन्होंने आपको राज्यसभा में भेजा, उनकी मर्जी थी इसलिए सांसद बने आप। अब आपको उनकी मनमानी याद आ रही है। और कितने दिन पहले, ऐसा भी नहीं कि 2-4 साल पहले आप राज्यसभा में आ गए थे, फिर ममता बनर्जी अगले 4-5 साल में अत्याचारी बन गई, हिटलर बन गई, मनमानी कर रही थी। अभी जुमा 1 महीने पहले अप्रैल में आप राज्यसभा में आए हैं। औपचारिकता के लिए तो मुझे नहीं लगता इनकी शपथ भी हुई है अभी, ऐसी कोई खबर देख रहा था मैं सोशल मीडिया पर। हो गई होगी तब भी उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिन शुभेंदु नहीं है वे, सुखेंदु शेखर राय, तो सुखेंदु जी को जो सुख मिल रहा था राज्यसभा में जाते समय अप्रैल में, वो सुख एकदम 4 मई को परिणाम निकलते ही समाप्त हो गया। अब उन्हें मनमानी दिखने लगी। यही हाल काकोली घोष जैसे लोगों का है। और अकेली काकोली घोष नहीं, वो जिन क्रिकेटर का आप जिक्र कर रहे थे, यूसुफ पठान, उनको गुजरात से लाकर कांग्रेस के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे थे पिछले कार्यकाल में, पिछले संसद के पिछले दौर में, 19 से 24 वाले में, 19 वाले में, 19 वाले में, 19 से 24 भाई मैं कह रहा हूं। उनको निपटाने के लिए आपने आयात किया था गुजरात से क्रिकेटर को, और मुस्लिम बहुल सीट है इसलिए आपको लगा कि उन्हें नहीं हराया जा सकता चौधरी साहब को। अब वे आपके कहने से सीट भी छोड़ने को तैयार नहीं है। इनमें से जितने सांसद काकोली घोष सहित आज बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ बैठने की चिट्ठी दे रहे हैं, इनमें से कितने लोग हैं जो सचमुच अपनी दम पर, अपनी लोकप्रियता के आधार पर, अपने जनाधार के आधार पर राजनीति में आए थे, चुनाव लड़े थे और जीतकर सांसद बने थे? क्या सचमुच में यूसुफ पठान अपनी दम पर चुनाव लड़ सकते थे गुजरात से आकर पश्चिम बंगाल में? बाकी के जितने लोग हैं, क्या इनकी जीत में ब्रांड ममता बनर्जी, उनकी पार्टी, उनके कैडर, उनके कार्यकर्ताओं का कोई योगदान नहीं है? ये सारे लोग आज जो एनडीए की झोली में जा रहे हैं, ये जब तक ममता बनर्जी के साथ थे तब तक ममता बनर्जी और पार्टी के होने का लाभ इन्होंने नहीं लिया है क्या? 2-2, 3-3 बार चुनाव जीते हुए लोग हैं इसमें, शिव कुमार। हम अभी सांसदों की बात कर रहे हैं, विधायकों और महापौर और पार्षद की तो बात ही नहीं कर रहे। तो ममता बनर्जी इतनी बुरी थी तो आपने लोकसभा चुनाव या इस राज्यसभा चुनाव से पहले पार्टी क्यों नहीं छोड़ दी? 2024 का चुनाव, काकोली घोष और ये सारे लोग जितने, अरूप चक्रवर्ती और शताब्दी राय, बड़ी लंबी फहरिस्त है, सबके नाम, 10-12 लोगों के नाम क्या गिनाएं, वो भी सामने आ जाएंगे। कीर्ति आजाद ने पूरे नाम औपचारिक रूप से मांगे ही है, और वो लोकसभा अध्यक्ष को जो चिट्ठी गई होगी उससे मालूम हो जाएगा। और स्पीकर जैसे ही उन्हें एनडीए की तरफ, ट्रेजरी बेंच की तरफ कहीं बैठने का अवसर देंगे, सीट अलॉटमेंट होगा, मालूम पड़ जाएगा उधर कौन बैठा है। लेकिन इन सारे लोगों को आज जो कुछ याद आ रहा है
ये सब 4 मई से पहले क्यों याद नहीं आया था? और इसमें इतना और जोड़ दें शिव कुमार, कल्पना कीजिए ममता बनर्जी सरकार बना लेती, चुनाव जीत जाती, SIR में धांधली, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पूरा प्रशासन, पूरा चुनाव आयोग, ये सब इस तरह से नहीं लगते जैसे इस चुनाव में लगे थे, और ममता बनर्जी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती, चौथी बार मुख्यमंत्री बन जाती, तो इनमें से किसे ममता बनर्जी तानाशाह दिखाई देती? इनमें से किसे लगता कि ममता बनर्जी मनमानी कर रही हैं? शेखर रे को, सुखेंदु शेखर रे को, जिनको 45-50 दिन पहले राज्यसभा में भेजा है, उस समय उन्होंने नहीं कहा कि अरे ये तो बहुत मनमानी हो रही है, आप मुझे टिकट क्यों दे रही हैं, किसी और को दीजिए जो लोकप्रिय हो, जिससे पार्टी का भला हो। जी सर, कभी कभी आप देखते थे कांग्रेस टूटती थी तो ढेरों नेता आ जाते थे कि कांग्रेस टूटती है और हमारी पार्टी में अब सबकी टूट रही है, अब कोई नहीं सवाल कर रहा है। भाई बिकने वाले ने एक कीमत फिक्स कर दी। सर, बाजार में जो हम सब्जी लेने जाते हैं वो सब्जी की कीमत है, आलू 10 रुपया होगा, कोई 15 रुपया होगा, क्वालिटी के हिसाब से होगा, कोई पहाड़ी होगा, कोई 37-97 होगा, कोई चिप्सोना होगा, अपनी अपनी क्वालिटी, अपना अपना रेट तय करो, सब बिकने को तैयार बैठे हैं। जब मौका मिले तब कई लोगों से सर बहस होती है तो हम उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं हम बिकना नहीं चाहते हैं, हमने जीवन में बेईमाना नहीं किया। हमने कहा जो बच्चा पैदा होता है और पैदा हुए बच्चे की तरफ 1 रुपया का नोट बढ़ाइए, वो झट सीधे मुट्ठी भींच लेता है। जब जिसे ये ज्ञान नहीं है कि ये पैसा है या कौड़ी है या कागज है, तो वो बेईमाना करने को तैयार है। तुम तो यार मानव निमित्त हो, ये कहो तुम्हें बेईमाना का मौका नहीं मिला। देखिए, जो पार्टियां, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, आपको अरविंद केजरीवाल का बयान याद होगा, कांग्रेसी ही क्यों बिकते हैं? हाँ। आम आदमी पार्टी के विधायक को, सांसद को खरीद कर दिखा दे, कोई तोड़कर दिखा दे हमारी पार्टी, चले गए 7 राज्यसभा सांसद। सर, एक इतिहास बन गया, जिस पार्टी के विधानसभा में 2 विधायक हैं उस पार्टी के 7 राज्यसभा के एमएलए हैं। 7 राज्यसभा, सोचिए आप, ऐसा भारत के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ, न कभी होगा, न कभी होगा, संभव ही नहीं, संभव ही नहीं है। भाई, टीवी के वाले जोसेफ विजय कांग्रेस के प्रत्याशी को राज्यसभा भेज रहे हैं, तब भी वहां 5 तो विधायक हैं कांग्रेस के कम से कम। ये तो 2 पर ही 7 सांसद चुन लिए गए, इनके हुए जा रहे हैं। ममता बनर्जी भी बहुत अहंकार में बोला करती थी कि राहुल गांधी अपनी पार्टी नहीं संभाल पाते, और अब उनकी पार्टी इतिहास बनने जा रही है, बन ही गई है। शिव कुमार जी, याद रखिए, बहुत कठिन होगा। अभी तो 35 दिन हुए हैं, 3 साल तो बीतने दीजिए। अगला जब विधानसभा चुनाव होगा पश्चिम बंगाल में, तब ढूंढे से प्रत्याशी नहीं मिलेंगे ममता बनर्जी को। जी, आप कुछ कह रहे हैं? सर, मैं ये कह रहा था, क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर देती तो ये सांसद बच सकते थे, ये विधायक बच सकते थे? मैं थोड़ी सी जिज्ञासा मेरे मन में। देखिए, ये सवाल हम लोग लगातार उठा भी रहे हैं, और हमने बहुत सारे लोग जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वे पूछ रहे हैं, लेकिन पहली बात तो मुझे ये लगती है कि शायद इस मौके पर टीएमसी के सांसद विधायकों में से बड़ी संख्या में लोग विलय होने पर भी साथ नहीं जाते, क्योंकि इस वक्त मोदी शाह की एजेंसियों का भी तो डर है, वे भी तो अपना काम कर रही हैं, वे कोई हाथ पर हाथ धरे थोड़ी बैठी हैं। उनको टास्क दे दिया जाता है। अब मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव होना है 18 तारीख को, मतदान सुनिश्चित है, क्योंकि बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट उतार दिया है। तो अब कांग्रेस एमएलए को खरीदने के लिए या दबाव में लाने के लिए एजेंसियां भी तो अपना काम कर रही होंगी, वे अपनी ड्यूटी कैसे भूल जाएंगे? इसलिए मैं इस सवाल के उत्तर में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नंबर 1, ममता बनर्जी का जो तौर तरीका है राजनीति करने का, उनका जो आप अहंकार कह सकते हैं, अगर सम्मानजनक तरीके से कहना हो तो उनका स्वाभिमान कह सकते हैं, उनकी अपनी एक अना है।
कि हमारा स्वतंत्र अस्तित्व है, हम किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे। कांग्रेस में विलय करेंगे तो उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष मानना पड़ेगा, राहुल गांधी को अपना लीडर ऑफ अपोजिशन मानना पड़ेगा, सोनिया गांधी को अपना नेता मानना पड़ेगा। इसलिए वे अपनी ऑटोनॉमी बचाए रखना चाहती हैं कि हम तो एक स्वायत्त शासी राजनीतिक दल हैं और इसके मुखिया हम हैं, इसमें वही होगा जो हम करेंगे। इसलिए कांग्रेस में विलय ममता बनर्जी के लिए बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी में और सुप्रिया सुले, शरद पवार जैसों में बहुत अंतर है। शरद पवार की अब उम्र हो गई है, सुप्रिया सुले के लिए भविष्य में राजनीति अगर करना है तो वे ममता बनर्जी जैसी लड़ाका जुझारू राजनेता नहीं। और ममता बनर्जी इतनी जुझारू होते हुए भी इस हाशिए पर पहुंच गई हैं जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। तो मेरा मानना यह है कि वे अपने तेवरों के चलते कांग्रेस में विलय नहीं करेंगी। विलय कर भी लेती तब भी संभव नहीं था कि सांसद और विधायकों को बचा पाती। सामान्य कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता है, वो बना रहता, उसके पास कौन सा पद है, वो कौन सा सांसद या विधायक है, कौन सा वो लाभ के पद पर है, आम कार्यकर्ता जो पार्टी का होता है। लेकिन जब पार्टी इस तरह तितर बितर होती है, पूरी तरह बिखरने के कगार पर होती है, तो कार्यकर्ता भी साथ नहीं रह पाते। उनके स्थानीय स्तर के स्वार्थ होते हैं या दबाव होते हैं, डर होता है या आपसी कोई सद्भाव होता है, तो वे अपने स्थानीय कारणों से भी डूबती हुई पार्टी के साथ नहीं रहते। इस वक्त बीजेपी का सूरज चमक रहा है आसमान में, इसलिए सब उसके साथ हैं। किसी दिन वक्त बदला तो आधी भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस में है आज की तारीख में, उनमें से कितने लोग छोड़ छाड़ कर आ जाएंगे। और अंतिम बात हमने शायद कल भी कही थी, भारतीय जनता पार्टी ने तो इन सभी सांसदों को या विधायकों को भ्रष्टाचारी, चोर, जितने आरोप हो सकते हैं, हम क्या क्या उन शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो सब तो कहा ही होगा ना। अभी इसी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कहा होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब ये सारे लोग, काकोली घोष, शताब्दी राय, चुनाव लड़ रहे थे जनता में, तब इनको भी वैसी गालियां दी होंगी। अब सिर्फ एक चिट्ठी लिखने से, कि स्पीकर को एक पत्र लिख दिया है कि हम एनडीए के साथ हैं, उतने मात्र पर टीएमसी के नेताओं के सारे पाप धुल जाएंगे। तो बीजेपी के लिए काम बढ़ जाएगा कल से। और वो भी गालियां माफ कर देंगे, वो भी गालियां माफ कर देंगे। हाँ, उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्होंने भी दी होंगी बराबर से, बिल्कुल ठीक है, वाइस वर्सा। ये तो अन्योन्याश्रित संबंध है। इधर बीजेपी ने गाली दी होंगी, उधर टीएमसी में रहते हुए इन सब लोगों ने बीजेपी और मोदी को गरियाया होगा। काकोली घोष के तो लोकसभा में भाषण है मोदी के खिलाफ, वो सब सोशल मीडिया से उसके फुटप्रिंट मिटाना पड़ेंगे, डिलीट करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ का काम कल से बढ़ने वाला है। जैसे वो कॉकरोच जनता पार्टी के तीनों महानुभावों को अपने पुराने ट्वीट डिलीट करने पड़ रहे हैं या उनके जवाब देने पड़ रहे हैं, राघव चड्ढा को मोदी के खिलाफ के ट्वीट हटाने पड़े हैं, तो इन सब लोगों को भी हटाने पड़ेंगे। और बीजेपी को भी इनके खिलाफ जो ट्वीट किए होंगे वे हटाने पड़ेंगे। लेकिन ये पूरा प्रकरण लोकतंत्र के नाम पर एक प्रहसन है, एक मजाक बना रखा है लोकतंत्र का। उन लोगों ने जो इस तरह दल बदल करते हैं और उन लोगों ने जो इस तरह दल बदल कराकर पार्टियां तोड़ते हैं। लेकिन ये सब क्यों कर रहे हैं, उस पर भी हम आखिरी के 1-2 मिनट में बात करेंगे कि आखिर बीजेपी चाहती क्या है। सत्ता में तो है ही। सर मेरा छोटा सा एक और सवाल है, उसे इसी से संबंधित है कि सर आपके यहाँ भी तो 50 करोड़ की कीमत की जिक्र होने लगा सोशल मीडिया पर, विधायक बिकने मध्य प्रदेश के, उसे भी जोड़ लेंगे। देखिए, हमने शुरू में हिंट किया ही था, मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव है, 2020 भूल जाइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके विधायकों का दल बदल, उसमें भी खेला हुआ था जो भी हुआ हो। लेकिन अब राज्यसभा चुनाव में तीसरी सीट पर प्रत्याशी उतार के बीजेपी ने बता दिया है कि वो घोड़े खरीदने निकल पड़ी है।
जीतू पटवारी, कांतिलाल भूरिया, अनुभव बंजारे, इन सब ने बाकायदा कैमरे के सामने कहा है कि बीजेपी विधायकों को खरीदने पर तुली हुई है। 5-10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक के बयान आ रहे हैं। लेकिन राज्यसभा चुनाव को हम एक तरफ रखें, फिलहाल बीजेपी राज्यसभा और लोकसभा में जिस तरह अपना संख्या बल बढ़ाने पर आमादा है, उसके पीछे मूल मंशा ये है कि वो किसी भी तरह दोनों सदनों में वो वाला ऐतिहासिक बहुमत हासिल कर ले, 2/3 बहुमत हासिल कर ले, जिसके हासिल होते ही वो अपनी मनमानी के 3 ऐसे संविधान संशोधन करा ले जो अब तक वो नहीं करा पा रही है। नंबर 1, लोकसभा सीटों का परिसीमन, मनमाना परिसीमन जैसा खुद चाहती है। नंबर 2, 1 नेशन 1 इलेक्शन। नंबर 3, समान नागरिक संहिता। इन 3 उद्देश्यों के लिए किसी भी तरह से लोकसभा और राज्यसभा में वो जादुई आंकड़ा हासिल करने की कोशिश है, जिसके बाद विपक्ष कितना भी रोता पीटता रहे, कितना भी विरोध में मतदान करता रहे, सदन का बहिर्गमन बहिष्कार करता रहे, बीजेपी जो कानून चाहेगी, जो संविधान संशोधन करना चाहेगी, वो करा लेगी। और अंत में इन तमाम संशोधनों के बाद किसी भी दिन वो हिंदू राष्ट्र का संविधान संशोधन भी ला सकती है। तो ये कवायद जो चल रही है, टीएमसी को तोड़कर सांसद बढ़ा लो अपने, सभी पार्टियों के, जहां नहीं जीत सकते वहां मध्य प्रदेश जैसे राज्य में तीसरी सीट भी जीत लो। तो ये सारी गतिविधियां लोकतंत्र के ताबूत में कील ठोकने वाला काम है। जी शिव कुमार। चलिए सर, अब देखते हैं किसकी कील ठुकेगी, किसकी बचेगी। कील तो धीरे धीरे सबको ठुकती चली जा रही है, बिल्कुल। इसलिए कील बचाने के लिए इकट्ठे हो जाओ तो ज्यादा बढ़िया, बाकी आपकी मर्जी। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।